एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, वेलकम, खुशामदीद। दोस्तों, बिहार में पहले फेज का, पहले चरण का, पहले मरहले का इलेक्शन खत्म हो गया। आप फौरन आपके जहन में सवाल उठेगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फर्स्ट फेज के क्या नतीजे निकलेंगे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं अपना ख्याल नहीं बताऊंगा। मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा और आप पे छोड़ दूंगा कि उससे आप अपना ख्याल बनाइए और देखें आप क्या ख्याल बनाते हैं। मैं सिर्फ चंद फिगर्स, चंद फैक्ट्स, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने, जो ज़मीनी सच्चाइयाँ, और रख देता हूँ। पहली बात ये दोस्तों कि आमतौर पर ये समझा जा रहा था कि कोविड-19 कोरोना की वजह से शायद वोटिंग परसेंटेज बहुत लो होगा। बहुत से लोग डर के मारे, कोरोना के डर के मारे वोट देने नहीं आएंगे। लेकिन जब फर्स्ट फेज ख़त्म हुआ इलेक्शन, तो पता चला कि ऐसा नहीं है। तकरीबन 54%, 54% वोटरों ने वोट दिया। अब आप कहेंगे तो 54% तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। सही है, बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर इसको इस रोशनी में देखिए कि इतनी ही बड़ी तादाद में, यानी 54% इलेक्शन 2015 में भी हुआ था, जब कोरोना नहीं था, जब कुछ नहीं था, जब जेडीयू और आरजेडी का अलायंस था। उस वक्त भी टोटल पोलिंग इस इलाके की फर्स्ट फेज की 54% ही हुई थी। तो उस तरह से देखिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, अनएक्सपेक्टेड बात थी, लोग सोच नहीं रहे थे। तो एक तो ये सच्चाई। दूसरी ये सच्चाई सामने आई कि गांव वालों ने ज़्यादा वोट दिए, शहर वालों ने कम वोट दिए। यानी रूरल वोटिंग ज़्यादा हुई, अर्बन वोटिंग कम हुई। अब गांव में कौन लोग रहते हैं? गांव में किसान रहते हैं। किसान, जो मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई है, उससे किसान कितना खुश है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर वो वोट देने गए हैं तो किसको वोट दिया होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। दूसरे, ये जो लॉकडाउन में 4 घंटे के लॉकडाउन के अनाउंसमेंट में जो लोग अचानक सड़कों पे आ गए थे और जो फिर पैदल चलते हुए बिहार में तक आए, उनकी ज़्यादा बड़ी तादाद गाँव में, गाँव वालों की थी। वो गांव से ही गए थे, वो वहाँ वापस आ गए। इन लोगों की पाँव में छाले हैं और आंखों में आंसू। ये लोग ये जानते हैं कि दिल्ली से और यहाँ अपने घर तक का जो उन्होंने सफ़र तय किया है, उसमें न उनकी मोदी सरकार ने कोई मदद की, न नीतीश सरकार ने कोई मदद की। नीतीश साहब तो 84 दिन तक गायब ही रहे, कहीं आए सामने ही नहीं आए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो जहाँ है वहीं रहे, आए नहीं। तो उसके बाद जिनके पाँव में छाले और जिनकी आंखों में आंसू हैं, वो खुशी के आंसू तो है नहीं, छालों में तो टीस भी उठती होगी। तो ये खफा हैं। तो ये खफा हैं तो किससे खफा है ये आप जानिए। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नौजवानों ने बड़ी तादाद में वोटिंग की। अब नौजवान जो हैं वो बिहार के टोटल वोटर्स के 58% है, 58%। बहुत बड़ी तादाद है ये। अब ये 58% जो नौजवान हैं, इनकी खास प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी है। ये सब रोजगार की तलाश में है। रोजगार की बात कौन कर रहा है? आप जानते हैं। तो अगर
इन नौजवानों का प्रॉब्लम रोजगार और बेरोजगारी है, तो ये किस खेमे में गए होंगे, आप सोच लीजिए। उसके बाद एक और बात है कि जब वोटिंग हो चुकी, तो जैसे हमेशा होता है, जब कहीं भी वोटिंग ख़त्म होती है, चाहे जिस फेज़ की भी हो, वहाँ हर पार्टी दावा करती है कि वो इतनी सीटें जीत रही। लेकिन अजीब बात है कि इस फर्स्ट फेज़ की वोटिंग जब ख़त्म हुई, तो सिर्फ महागठबंधन के जो स्पोक्स पर्सन थे, मनोज झा, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि महागठबंधन 71 में से 55 सीटें जीत रहा है। वो जीतेगा नहीं जीतेगा ये बात की बात है, लेकिन उसके अलावा न जेडीयू ने कोई दावा किया कि वो कितनी सीट जीत रही है, न बीजेपी ने कोई दावा किया कि वो कितनी सीट जीत रही है। तो इससे भी क्या अंदाज़ा होता है, आप सोच लीजिए। मामला ये है दोस्तों, जो सच्चाई है ज़मीन की, वो ये कि एक एजेंडा रोज़गार का ऐसा एजेंडा था जिसे तेजस्वी यादव ने उचक लिया, जैसे लोगों के हाथों से छीन लिया। अब बाकी जो पार्टियां हैं, जेडीयू और बीजेपी ख़ास तौर पर, उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास कोई इशू नहीं कि जिससे लेकर वो पब्लिक के सामने जाए। सुशांत सिंह राजपूत को तो ऐसे भुला दिया गया जैसे वो बेचारा कभी पैदा ही नहीं हुआ था, इस तरह भूल गया। उसके बाद मोदी जी ने अपनी रैली में 2-4 पॉइंट्स, 2-4 इश्यूज उठाने चाहे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा, वो चूँकि जिस इलाके में इलेक्शन हुआ है उसमें मिथिला का इलाका भी शामिल है, और मिथिला जैसा कि सब जानते हैं सीता माता की जन्मभूमि है। तो वहाँ जाकर उन्होंने राम मंदिर की बात की कि राम मंदिर बन गया है, भव्य राम मंदिर बनने वाला है, और उससे तो सीता जी बहुत प्रसन्न होंगी, बहुत खुश होंगी। लेकिन पब्लिक से कोई रिस्पांस मिला नहीं जाता। बल्कि आज मुझसे सच पूछिए तो राम मंदिर के बारे में भी जैसा लोग सोचते थे कि लोगों में बड़ा जोशो खरोश होगा, वैसा जोशो खरोश कहीं ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उन्होंने 370 का मामला भी उठाया, कश्मीर का। ये वो चाहते थे कि किसी तरीके से ल्योर करें, यानी किसी तरीके से उकसाएं ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी को कि वो 370 पर और कश्मीर के बारे में कुछ बोले, कुछ जवाब दे, और वो फिर उसके बाद ले उड़ी जाए वो बात, और फिर सारे इलेक्शन में वही 370 और कश्मीर और पुलवामा और ये सब हुआ करे। लेकिन अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस झांसे में आई नहीं। इसके बजाय हुआ ये कि राहुल गांधी ने जहाँ कहीं रैली की वहाँ चीन का नाम लिया कि चीन हमारे 1200 किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए है, चीनी फ़ौजें हमारे यहाँ घुसी हुई हैं, हम चीनियों को निकाल नहीं पा रहे हैं। और पता नहीं क्या बात है कि मोदी जी चीन की बात हो तो दाएं बाएं से निकलने की कोशिश करते हैं। पता नहीं क्यों वो इस मसले को फेस नहीं कर पाते, इसका नाम नहीं ले पाते। तो इसीलिए वो भी 1-2 मरतबा बोलने के बाद उन्होंने कश्मीर की बात इसलिए भी नहीं की कि अगर वो ज़्यादा कश्मीर की बात करेंगे तो उतनी तेज़ी से फिर चीन की बात होने लगेगी। तो इस तरीके से उनके पास कोई इशू नहीं है। एक और बीच में बड़ा हादसा हो गया, वो बहुत ट्रेजेडी है कि वो मुंगेर में पुलिस फायरिंग हुई दुर्गा विसर्जन के उस पे, उसको भी कोशिश की गई। लेकिन मसला ये था कि दुर्गा विसर्जन के लिए जो लोग जमा हुए थे, उसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ तो उस पर वो उसमें ऐसा नहीं था कि किसी ने पथराव कर दिया हो। अगर कोई ऐसा होता तो फिर उसका कोई इशू बना दिया जाता कि किसने पथराव किया और क्या किया, और फिर तो कहानियाँ शुरू हो जाती दुनिया भर की। लेकिन कोई पथराव हुआ नहीं था, पुलिस ने फायरिंग की थी। पुलिस ने फायरिंग क्यों की थी अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। और पुलिस की फायरिंग का ऑर्डर जिन लेडी पुलिस ऑफिसर ने दी थी, वो लेडी पुलिस ऑफिसर आरपी सिंह, जो नीतीश कुमार के
दाहिने हाथ समझे जाते हैं और जेडीयू के बड़े लीडर हैं, उनकी बेटी हैं। कहा जाता है उनके ऑर्डर से फायरिंग हुई। तो इस वास्ते वो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, जिसे बीजेपी अपना सबसे बड़ा हथियार समझती है, इत्तेफाक से वो हथियार उनके हाथ लग नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी और जेडीयू उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में कुछ सर्वे करने वाले बता रहे थे। और अगर इस इलाके में नहीं है तो बाकी दो फेजेस में क्या होगा, उनमें भी जो होगा वो ऐसा नहीं लगता है कि वो एनडीए के लिए कोई बहुत फेवरेबल बात होगी। क्यों, मैं बताऊं। पहली बात तो ये कि पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार का नाम निकाल दिया। जो फर्स्ट डे जो फुल पेज इश्तिहार आए उसमें सिर्फ मोदी की फ़ोटो थी और नीचे था बीजेपी है तो भरोसा है। नीतीश जी कहीं थे ही नहीं, तो वो भरोसे के काबिल ही नहीं समझे गए। उसके बाद नीतीश जी ने कुछ जाहिर है कि शोर मचाया होगा, तो फिर बाद में जो इश्तिहार आया उसमें नीतीश का भी फ़ोटो था। लेकिन फिर ये हुआ कि नीतीश कुमार जी मोदी के नाम पर वोट मांगने लगे, बजाय इसके कि वो उन्होंने 15 साल में क्या किया वो ये बताने लगे कि मोदी सरकार ने 6 साल में कितना काम किया। वही मोदी जिनके नाम से स्टेज से वो हट गए थे एक ज़माने में, आज वो नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उससे अंदाज़ा होता है कि उनमें कितना कॉन्फिडेंस है। दूसरे, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में इतनी बड़ी फूट पहले कभी नहीं हुई। तकरीबन 40 से ऊपर बीजेपी के लीडरों को खुद बीजेपी ने पार्टी से निकाल के बाहर किया। जो उनमें से कई एमएलए भी थे, कई और प्रोमिनेंट लीडर भी थे, राजेंद्र सिंह वगैरह एक इम्पॉर्टेंट नाम थे, उनको निकाल बाहर किया। वो सब अब एलजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस आपने देख लिया। मोदी जी भी जो हैं उनकी रैलीज में कुछ बहुत ज़्यादा उबाल और जोश नज़र नहीं आया। तो इसलिए ये अंदाज़ा होता है कि बाकी दो फेजेस में भी कोई बहुत अचानक कुछ हो जाए तो अलग बात है, कुछ उम्मीद नज़र नहीं आती है जहाँ तक एनडीए का सवाल है। बस एक आखिरी बात ये है कि ये देखना है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओवैसी साहब और बहुजन समाज पार्टी की बहन जी मायावती जी महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, या नुकसान पहुंचा भी पाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि जहाँ तक मायावती जी का सवाल है तो बहन जी ने तो बहुत साफ कह दिया है कि वक्त आया और ज़रूरत हुई तो वो बीजेपी के साथ भी चली जाएंगी। ओवैसी साहब ने ये तो नहीं कहा है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि वो जो भी करेंगे उससे बीजेपी और जेडीयू को नुकसान नहीं होगा, उससे नुकसान आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ को होगा। कितना होता है ये सब 10 तारीख को सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक। आगे जब 2 फेजेस के इलेक्शन होंगे तो आपसे उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।